नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं, आपका हिंदी कथा में स्वागत है। आज के वीडियो में भी मैं एक लोक कथा लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है भाग्य का लिखा। आशा है आपको ये लोक कथा भी पसंद आएगी। इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। लोक कथा भाग्य का लिखा। अरुण घाटी में किरात राजाओं का शासन था और राजाओं को हांग कहा जाता था। हर गांव में हांग होते थे और हांगों का अपनी प्रजा के साथ जीवन संबंध था। कुछ किरात राजा तो अपनी प्रजा की स्थिति और उनकी राय जानने के लिए बिना बताए उनके घरों तक पहुंच जाते थे। अरुण घाटी के डे हांग नामक एक राजा एक दिन वेश बदलकर गांव की ओर निकले। घूमते घूमते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक घर में आश्रय लिया। डे हांग जिस घर में रुके उस घर की महिला को बच्चा हुए 6 दिन हुए थे। छोटा सा घर था और उसमें सूअर भी थे, इसलिए मेहमान के रूप में आए राजा को घर के अंदर जगह नहीं मिल पाई। उन्हें बाहर बरामदे में ठहराया गया। बरामदा भी संकरा था, इसलिए मेहमान को घर के दरवाजे के ठीक सामने लेटाया गया। दिन भर गांव घूमने से थके हुए राजा डे हांग वहीं सो गए और उन्हें नींद आ गई। 12 बजे के करीब चांद निकला हुआ था। हांग दरवाजे के सामने लंबे होकर सोए हुए थे। घर के अंदर सूतिका महिला 6 दिन के बच्चे के साथ सोई हुई थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आंगन में एक आदमी खड़ा हुआ डे हांग ने देखा। उन्होंने सोचा कि वह उनका आदमी होगा, लेकिन वह नहीं था। वह आदमी बरामदे में आया और डे हांग से बोला, खई खई रास्ता छोड़ दे, मुझे अंदर जाना है, आधी रात का समय है। एक अनजान आदमी आकर दरवाजे पर सोए हुए आदमी से रास्ता छोड़ने को कह रहा था और दरवाजे से घर के अंदर घुसना चाह रहा था। यह सब देखकर डे हांग डर गए। उन्होंने उस अनजान आदमी को चांद की रोशनी में देखा। उसका चेहरा चमक रहा था। सुंदर शरीर वाले उस आदमी ने सोने का दौरा, सुरवाल और हीरे की टोपी पहनी हुई थी। उसके हाथ में हीरे की नोक वाली सोने की कलम और सोने की स्याहीदानी भी थी। डे हांग ने अपने जीवन काल में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस अनजान आदमी ने कहा, मैं भावी हूं। डे हांग ने पूछा, तुम क्या करते हो? भावी ने कहा, मैं लोगों के माथे पर भाग्य लिखने का काम करता हूं, मुझे चित्रगुप्त भी कहते हैं। डे हांग ने कहा, कब कब और कहां तुम लोगों का भाग्य लिखते हो? भावी ने कहा, मैं मनुष्य के जन्म के 6 दिन बाद अर्थात छठी के दिन हीरे की नोक वाली सोने की कलम और सोने की स्याही से उसके घर में जाकर भाग्य लिख देता हूं। मैंने आज जो लिख दिया वह जीवन भर उसी के अनुरूप काम करता है। मैंने जो लिख दिया उससे ज्यादा या कम कुछ भी नहीं होता। डे हांग को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने भावी की बात सुनी, लेकिन आखिर ये भाग्य लिखने वाला भावी है या नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने कहा, मैं कौन हूं, पहचानो तो। भावी ने कहा, पहचानता हूं, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम्हारे माथे पर तुम्हारा भाग्य भी मैंने ही लिखा है। तुम अभी इस देश के राजा हो। डे हांग ने कहा, सच में? तुम भावी हो, यह बात मैं कैसे मान लूं? चलो बताओ तो, अभी तक जीवन में मैंने क्या क्या किया? भावी ने डे हांग के जन्म के 6ठे दिन से लेकर आज तक के उनके जीवन का सारा वृत्तांत कह सुनाया। डे हांग को तब विश्वास हुआ कि यह भावी ही है। उन्होंने भावी के घर के अंदर जाने में आसानी हो इसलिए अपनी सोने की जगह छोड़कर थोड़ा दूर हट गए। भाभी ने उनसे सोने की चटाई भी हटाने को कहा, उन्होंने वह भी हटा दी। भाभी उस बालक का भाग्य लिखने घर के अंदर घुसे। उस दिन से माना जाता है कि घर के दरवाजे के सामने नहीं सोना चाहिए, चाहे वह सोना हो या ना हो। दरवाजे के आगे चटाई या पीढ़ा आदि भी नहीं रखना चाहिए। यह चलन उस दिन से चला आ रहा है। कहा जाता है कि जब बालक के जन्म के 6 दिन की रात को बालक का भाग्य लिखने भाभी आने वाले थे तो बालक का भाग्य भाभी ने अच्छा लिख दिया था। बालक के सिरहाने बांस की कलम और खैर की स्याही वाली स्याहीदानी भी रख दी गई थी। भाभी भाग्य लिखकर बाहर निकले तो डे हांग ने पूछा, लिख लिया? भाभी ने कहा, लिख दिया। डे हांग ने पूछा, ये क्या लिखा? भाभी ने कहा, वह किसी को नहीं बताना चाहिए। मेरे सिवा किसी को भी भाग्य कैसा है ये पता नहीं चलता। दरवाजे से निकलने लगे भाभी को डे हांग ने चौखट पर रोक लिया और फिर दरवाजे के सामने लेट गए। भाभी ने डे हांग से बाहर निकलने का रास्ता छोड़ने का अनुरोध किया। डे हांग ने भी भाभी से घर के अंदर जाकर जन्मे हुए 6 दिन के उस बालक के माथे पर क्या भाग्य लिखा है यह न बताने पर बाहर नहीं निकलने दिया और दरवाजे के सामने पहले की तरह पसर कर सो गए। भाभी ने डे हांग से बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए अनेक अनुनय विनय किए, लेकिन डे हांग ने रास्ता नहीं छोड़ा। अंत में डे हांग से हारकर भाभी ने कहा, लो सुनो डे हांग, मैंने तो इस बालक के भाग्य में इस देश का राजकाज करने वाला राजा होना लिखा है। डे हांग ने रास्ता छोड़ दिया और भाभी अपने रास्ते चले गए। भाभी की बात सुनने के बाद डे हांग चिंतित हो गए।
उन्होंने सोचा, अरुण घाटी का राजा तो मैं ही हूं। मुझसे पहले मेरे पिता थे, मेरे बाद इस मुल्क का राजा मेरा बेटा होगा। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही चलन को भावी कैसे बदल सकता है? उजाला होने के बाद डे हांग अपने घर लौटे और उस बालक को आने वाले शासन का राजा न बनने देने और न होने देने का उपाय खोजने लगे। अगले दिन डे हांग के सिपाही बालक के घर पहुंचे और राजा के हुक्म के अनुसार बालक को तुरंत दरबार में दाखिल करने के लिए खुद बालक को लेने आए। ये बात बालक के माता पिता को बताई। बालक के नहलाने का दिन समाप्त बालक को सिपाहियों ने बालक को लेने के लिए हांग के सिपाहियों को बुलाया। उस बालक के माता पिता के अनुनय विनय के बाद सिपाही डे हांग के दरबार में पहुंचे और सारी बात विस्तार से सुनाई। डे हांग ने भी नहलाने के दिन उस बालक के घर पहुंचकर जैसे भी हो उस बालक को ले आने का आदेश दिया। नहलाने का दिन समाप्त होने की शाम को डे हांग के सिपाही फिर उसी बालक के घर पहुंचे और बालक मांगा। देने का मन न होते हुए भी राजा की आज्ञा टाल न सके, इसलिए उस बालक के माता पिता ने रोते रोते अपनी संतान राजा के सिपाहियों को सौंप दी। सिपाही उस बच्चे को लेकर दरबार की ओर चले। रास्ते में वो बालक जोर जोर से रोने लगा। गांव के मुख्य सड़क से रोते हुए बच्चे को ले जाते हुए लोगों ने उसकी रोने की आवाज सुनी और जान गए। इसलिए उससे बचने के लिए सिपाहियों ने एकांत रास्ता खोजा और नजदीक की नदी के किनारे से दरबार की ओर जाने का निश्चय किया। वे नदी के किनारे से दरबार जा रहे थे। बच्चा लिए चल रहे सिपाही से दूसरे सिपाही ने कहा, आखिर इस छोटे बच्चे को ले जाकर हम डे हांग को देंगे तो वे उसे मार ही डालेंगे। इस अबोध बालक को मारने का पाप तो हमें भी भोगना पड़ेगा। तो शर्त यह है कि इस बालक को राजा के दरबार में पहुंचाने से पहले यहीं नदी के किनारे फेंक देते हैं। कैसा? दोनों सिपाहियों ने सलाह की और उस बालक को उस नदी के किनारे फेंक दिया। दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा को बच्चा नदी में फेंक देने की बात बताई। राजा डे हांग को कुछ भी बढ़ने घटने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उधर किनारे पर भी वह बच्चा ची ची करके रो रहा था। किनारे के पास की झाड़ी में एक हिरनी रहती थी, उसके छोटे बच्चे थे। वह उन्हें दूध पिला रही थी। तभी बालक के रोने की आवाजें सुनी और झाड़ी से बाहर निकला। उसने बालक को रोते हुए देखा और उसे उठाकर अपनी झाड़ी में ले गई और अपने बच्चों के साथ रखकर बालक को वहीं रखने लगी और दूध पिलाने लगी। वह हिरनी के बच्चों के साथ खेलकर 12 वर्ष की उम्र तक जंगल में ही पला बढ़ा। राजा डे हांग जंगल में शिकार खेलते हुए नदी किनारे आ पहुंचे थे। वहां उन्होंने हिरनी के बच्चों के साथ खेल रहे एक सुंदर युवक को देखा। राजा ने उसे नजदीक बुलाया। हिरनी का बेटा होने के कारण उसका नाम मृग रखा गया। युवक ने भी हिरनी मां से सुनी हुई सारी बात बताई। राजा चिंतित हो गए। 16 वर्ष पहले मर चुका कहने वाला आदमी तो जिंदा पड़ा है। अब फिर राजा डे हांग उसे कैसे मारें? इस खेल में लग गए। डे हांग उसे बहुत पसंद करने लगे और दरबार में नौकरी और जागीर देने का लालच दिखाया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर मृग को दी और दरबार जाकर राजकुमार से मिलने को कहा। चिट्ठी में लिखा था, यह चिट्ठी लेकर आने वाले आदमी को पकड़कर तुरंत मार डालना। राजा के आदेशानुसार वह युवक दरबार की ओर चला। वह दरबार के बड़े आंगन में क्या करे और कैसे करे यह सोच रहा था। उसे डप्पा की बेटी राजकुमारी ने देखा। उनकी 4 आंखें हुईं। इतना सुंदर युवक राजकुमारी ने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उसने अपनी सभी सहेलियों को बगीचे में भेज दिया और मृग के पास आकर पूछताछ की। युवक ने उसे एक चिट्ठी देकर अपने दरबार भेजे जाने की बात बताई। राजकुमारी ने युवक से चिट्ठी मांगी और देखी। चिट्ठी में लिखा था, यह चिट्ठी लेकर आने वाले आदमी को पकड़कर तुरंत मार डालना। राजकुमारी का मन मृग के प्रति आकर्षित हो चुका था। धीरे धीरे वह उस युवक से विवाह कर पाती तो अच्छा होता, यह सोचने लगी। इसलिए उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, यह चिट्ठी लेकर आने वाले आदमी का तुम्हारी बहन से विवाह करवा देना। उसने चिट्ठी बदल दी और अपने दासी भाई की ओर भेज दी। राजकुमारी की चिट्ठी पढ़कर दासी भाई ने मृग के साथ अपनी बड़ी बहन का विवाह करवा देना उचित समझा और तुरंत विवाह करवा दिया। राजकुमारी खुश हुई। हिरनी का दूध पीकर जंगल में पला बढ़ा युवक एकाएक राज दरबार में आकर राजकुमारी के साथ क्यों और कैसे उसका विवाह हुआ, ये बात समझ नहीं पा रहा था। वो बड़े भ्रम में था। उसी समय डे हांग शिकार से थक कर दरबार पहुंचे। देखते हैं तो जिसे मरने के लिए भेजा था वह तो दामाद बनकर ठाठ से घर में बैठा हुआ है। बाहर कुछ नहीं बोले, लेकिन वे अंदर अंदर कुढ़ रहे थे। होने वाली बात हो चुकी थी। उन्होंने आपदा विपदा में इसका साथ काम आना चाहिए, यह बात समझकर वे शांत रहे और एक और षड्यंत्र का जाल बुनने लगे। अपनी बेटी से विवाह करने के बाद भी दामाद के पैरों में जूते नहीं थे। डप्पा ने एक मोची को बुलाया और कहा, मैं एक बदमाश को तुम्हारे पास जूते मांगने भेज रहा हूं।
तुम उससे कुछ भी न पूछना और किसी से भी न पूछकर उसे आग के पास मारकर जला देना। तक राजा के दरबार से मोची अपने घर पहुंचा। उधर राजा ने दामाद को बुलाया और कहा, अब आप मेरे दामाद हुए, दरबार में उठ बैठ कर सकते हैं। आपके जूते नहीं हैं, मैंने मोची को कह दिया है। मोची के पास जाइए और अपने मनपसंद जूते लेकर आइए। ससुर की बात सुनकर दामाद दरबार के आंगन से बाहर निकला। दरवाजे पर जेठा जेन से भेंट हुई। जेठा ने दामाद को जूते लेने मोची के पास जाने की बात जान ली। उसने दामाद को दरबार में आराम करने को कहा और उसके लिए जूते खुद जाकर लाने को कहा। दामाद दरबार में बैठा रहा और जेठा मोची के घर जाकर जूते मांगने लगा। मोची ने जूते मांगने वाले को पकड़कर आग में डालकर मार डालने के राजा के आदेशानुसार राजकुमार को मार डाला। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे मारकर ही छोड़ने का संकल्प लिया। एक दिन राजा ने दामाद को बुलाया और कहा, आज सपने में मैंने मुर्गे का सोने का मुर्गा देखा। वह अत्यंत सुंदर था। तो शर्त यह है कि तुम जंगल में जाकर उसे पकड़कर दरबार में ले आओ। यदि नहीं ला सके तो दरबार के नियम के अनुसार तुम्हें मार दिया जाएगा। वह सोने का मुर्गा खोजने जंगल की ओर निकला। मृग अकेला जंगल के रास्ते चलता चलता जा रहा था। रास्ते में उसने एक विशाल आदमी को एक चबूतरे पर बैठकर देसू का नाश्ता करते देखा। उस आदमी ने नाश्ता तो खाया ही, खाते खाते अखला के काठ से बने नाश्ता रखने के काठ के कटोरे को भी खा गया। उस गांव में सभी लोग काठ के थाल कटोरे में खाना खाते थे और खाना खा लेने के बाद काठ के बर्तन कूड़े भी सब वहीं छोड़ देते थे। वहां झूठे बर्तन मांजने और अगले दिन के लिए खोदने का चलन नहीं था। अगले दिन काठ के नए बर्तन का प्रबंध किया जाता था। काठ के बर्तन समेत खाने वाले उस आदमी ने जंगल में सोने का मुर्गा खोजने निकले मृग को बुलाया और सारी बात पूछी। मृग ने भी सारी बात बताई। मृग की बात सुनने के बाद अखला के कटोरे समेत नाश्ता करने वाले आदमी ने उसे सोने का मुर्गा होने की जगह के बारे में जानने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, यह बताया और कहा, स्वर्ग में एक बूढ़ी दादी माँ है, उन्हें इस बारे में सब पता है। उनके पास रहना, मुझे विश्वास है कि तुम सोने का मुर्गा लेकर ही लौटोगे। यदि सोने का मुर्गा ला सके तो आधा यहीं से आना, मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। मृग वहां से चलता चलता स्वर्ग की ओर चला। अनेकों पहाड़, वन, जंगल, नदी, नाले और बीहड़ पार कर वह स्वर्ग पहुंचा। उस अखले ने जैसा कहा था वैसी एक बूढ़ी माँ से उसकी भेंट हुई। उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। दादी माँ ने उसे अपने घर में रखा और वह स्वर्ग में रहने लगा। स्वर्ग के उस पार तारों से सजी हंगमा का गांव था। संगरी हंगमा मनुष्यों को देखते ही मार डालते थे, इसलिए दादी माँ ने उसे संगरी हंगमाओं के न देखने के तरीके से चलने को कहा। यदि वे उसे देख भी लें तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये समझाया। उस गांव में रहते बसते एक दिन दादी माँ बीमार पड़ी तो वह युवक पानी लेने पधेरा गया था। पधेरा में संगरी हंगमा निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे। उनके आकर्षक शरीर देखकर वह युवक एक तक देखता रहा, लेकिन उसने दादी माँ की बात समझ ली। वह वहां से मुड़कर घर की ओर जाने लगा। संगरी हंगमाओं ने घर लौटकर जा रहे मृग को देख लिया और उसे अत्यंत प्यार भरी बोली से बुलाया। इस कारण वह अपना मन थाम न सका। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे मुड़कर देखने के कारण संगरी हंगमा के जल ने उसे जिंदा खा लिया। उधर घर में दादी माँ पानी लेने गए नाती के क्यों नहीं आया, ये सोचकर रास्ते पर इंतजार करते करते हैरान हो गई। शाम ढलने के बाद भी पानी लेने गया आदमी घर नहीं लौटा। इस कारण दादी माँ खुद पधेरा जाने वाले रास्ते पर उसे खोजने गई। रास्ता अंधेरा था, आकाश में टिमटिमाते तारे लग रहे थे। उन तारों के संगरी हंगमा के उजाले में वे रास्ते में नाती को खोजती रहीं। खोजते खोजते उन्होंने तारों के मांस के टुकड़े, खाए हुए शरीर के अवशेष में सिर्फ हड्डियां ही मिली। नाती की मौत के दुख से वो वहीं बैठकर रोती रही। तारों की रोशनी में खोजते खोजते उसे नाती का शव मिला। कहते हैं उस दिन से रात होने के बाद तारों की रोशनी में कोई भी खोई हुई वस्तु खोजना छोड़ दिया गया। तारों की रोशनी में कोई भी वस्तु खोजने पर बड़ी विपत्ति आ सकती है, ये सोचकर उन्होंने अपने घर में छिपाकर रखे हुए नाती के मारे जाने पर बड़ा दुख माना और ईश्वर को याद कर मुंह धूम गाना शुरू किया। मुंह धूम गाते गाते तारे मरे हुए नाती फिर से जीवित होकर मनुष्य बन गए। उसे बहुत समझाने के बाद दादी माँ ने तारों के संगरी हंगमा पर कभी विश्वास न करने की बात कहते हुए उसे अपने घर ले आई। दादी माँ ने नाती से एक दिन कहा, देख नाती, अब तेरी शादी करने की उम्र हो गई है, अब तुझे शादी करनी चाहिए। क्या तेरी कोई पसंद की लड़की है? उसने बताया कि उसकी कोई लड़की पसंद नहीं है। उसे समझाते हुए दादी माँ ने कहा, संगरी हंगमा बहुत अच्छी होती है, लेकिन वे तुमसे शादी नहीं कर सकते। वे पधेरा में नहाने आती हैं। वे नहाते समय अलग बैठकर नहाती हैं। जब वे पधेरा में नहा रही हों और कपड़े उतार दें तो उस समय जो लड़की तुम्हें पसंद आए उसके कपड़े उठाकर मेरे पास ले आना। उसके बाद जो करना होगा मैं करूँगी।
नाती भी दादी माँ के कहे अनुसार संगरी हांगमाओं के न देखने के तरीके से उनके नहाने के पधेरा के पास जाकर झाड़ी में छिपकर बैठ गया। जब उन्होंने अपने सारे कपड़े पधेरा के किनारे रखकर नहाना शुरू किया तो उसने अपनी पसंद की संगरी हांगमा के कपड़े उठाकर घर की ओर भागा। उसे संगरी हांगमाओं ने बुलाया और पीछे दौड़ी। संगरी हांगमाओं ने अनेक हाव भाव किए और मृग को बुलाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सकुशल घर पहुंच गया और लाए हुए कपड़े दादी माँ को दे दिए। संगरी हांगमाएं मृग को खोजती हुई घर के अंदर घुसी, लेकिन दादी माँ ने उन्हें न दिखने के तरीके से नाती को छिपा दिया, इसलिए वे उसे नहीं खोज सकी। दादी माँ ने अपने नाती की पसंद की लड़की के कपड़े को मंत्रित कर मोहिनी लगा दी। मोहिनी लगने के बाद संगरी हांगमा उस लड़के से मिलने के लिए अत्यंत आतुर होने लगी। इस समय से संसार में लड़कों द्वारा अपनी पसंद की लड़की पर और लड़कियों द्वारा अपने पसंद के लड़के पर मोहिनी लगाने का चलन शुरू हुआ। दादी माँ ने संगरी हांगमा को अपने नाती से विवाह करने के लिए राजी कर लिया और वचनबद्ध करवा लिया। उसके बाद संगरी हांगमा के कपड़े वापस कर दिए गए। संगरी हांगमा के साथ नाती का विवाह भी हो गया। दादी माँ बहुत खुश हुई। एक दिन संगरी हांगमा और उसके पति बातें कर रहे थे। तभी संगरी हांगमा ने अपने पति से कहा, विवाह हुए इतने दिन हो गए, मुझे कब आप अपने घर ले चलेंगे? पति ने झिड़कते हुए जवाब दिया, औरत का कोई घर नहीं होता, लोकने वाले का कोई घर नहीं होता। क्या तुम्हें यह बात पता नहीं है? संगरी हांगमा ने कहा, बात ऐसी नहीं है। मुझसे आपने विवाह किया है और अब मैं आपकी पत्नी हूँ। विवाह होने के बाद कोई भी औरत दूसरी जगह नहीं रहती, इसलिए मुझे अपने लोकने के घर जाना चाहिए। हमारे गांव में अपना घर न जाकर विभिन्न जगहों पर डोली उठाने वाली औरत को अच्छा नहीं मानते। मेरे साथी भी कब घर जाओगी ये पूछने लगे हैं। अब हमें आपके घर जाना चाहिए। संगरी हांगमा की बात सुनने के बाद उसने अपनी सारी कहानी संगरी हांगमा को सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह सोने का मुर्गा खोजने यहाँ आया था और सोने का मुर्गा लिए बिना वह अपने घर नहीं लौटेगा। उसके बाद वह संगरी हांगमा को लेकर सोने का मुर्गा खोजने निकला। घूमते घूमते वे एक बड़े राक्षस की बस्ती में पहुंचे, जहां सोने का मुर्गा होने की बात पता चली और वे उधर चल पड़े। संगरी हांगमा और उसके पति सोने का मुर्गा वाली बस्ती में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत थी। वे बूढ़ी औरत के घर में रुके। बूढ़ी माँ ने बताया कि उसका कोई नहीं है और वह बूढ़ी होने के कारण अकेली है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। संगरी हांगमा ने उसे शांत करते हुए कहा, दादी माँ, मेरे पति आपके नाती हैं और मैं आपकी नातिन बहू हूँ। हम भी दुखी हैं। आप और हम इसी घर में रहेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे। बूढ़ी दादी भी खुश हो गई। वे एक घर में दादी माँ, नाती और बहू की तरह रहने लगे। रात रात भर बातें करते थे। एक दिन बातों बातों में सोने के मुर्गे की बात उठी। संगरी हांगमा ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, हमने सुना है कि इस जगह पर सोने का मुर्गा है। क्या आपको पता है कि सोने का मुर्गा कहाँ है? दादी माँ ने कहा, पता तो है, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहिए बेटा। संगरी हांगमा ने दादी माँ से सोने के मुर्गे के बारे में बताने के लिए जिद करना शुरू कर दिया। दादी माँ ने भी संगरी हांगमा के बहुत जिद करने के बाद कहा, सोने का मुर्गा इसी बस्ती में है। वह हर दिन सुबह शीशम के पेड़ पर बैठता है। उसके बांग देने के बाद सभी राक्षस उठकर अपने काम पर लग जाते हैं। जब वह मुर्गा बांग देता है उस वक्त उस मुर्गे को मार डालो, नहीं तो ऐसा कहने पर सभी राक्षस एक साथ आ जाएंगे। संगरी हांगमा और उसके पति रात भर कब उजाला हो और सोने का मुर्गा बांग दे यह जानने के लिए चौकन्ने रहे। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने पर मुर्गे ने बांग दी तो उसी वक्त संगरी हांगमा के पति ने मर जा कहा। कहते ही सभी राक्षस मर गए। वह बूढ़ी दादी भी राक्षस थी, वह भी मर गई। राक्षस बस्ती उजाड़ होने के बाद राक्षसों ने जिस सोने के मुर्गे को कैद में रखा था उसे निकाला और संगरी हांगमा ने कुलुंग में रखकर उसे लेकर चल पड़ी। उस समय से मुर्गा लेकर चलने वाले लोग कुलुंग का प्रयोग करने लगे। सोने का मुर्गा लेकर संगरी हांगमा और उसके पति लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी। उस नदी में बड़े बड़े नाग नागिन रहते थे। नदी पार करने लगे तो नाग नागिनों ने संगरी हांगमा के पति को पकड़कर नदी के पानी के अंदर ले गए। अपने पति पर इतना बड़ा संकट आया देखकर संगरी हांगमा रोने लगी। उसके रोते रोते उसके आंसू का फल बहा और नदी में मिल गया। उस आंसू के कारण पानी में रहने वाले सभी नाग नागिन अंधे हो गए। संगरी हांगमा आकाश की बेटी थी। अपनी बेटी को इस तरह रोते देखकर आकाश भी रोने लगा और नदी पार न कर पाने लायक बड़ी बारिश होने लगी। बड़ी बारिश होने के बाद बाढ़ के कारण नागों के देश में हाहाकार मच गया। आज तक कितने ही मनुष्यों को पकड़ा गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था, पर आज इस मनुष्य को पकड़ने पर ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए नागों के बूढ़े पाकों की बैठक बैठी। उन्होंने संगरी हांगमा को सामान्य मनुष्य न मानकर देवी ठहराया। वे संगरी हांगमा के पास आए और अपने द्वारा पकड़े गए उसके पति को उसे सौंप दिया। संगरी हांगमा खुशी से मुस्कुराई। तब
बारिश हो रहा आकाश खुल गया और चारों ओर झिलमिलाती धूप निकल आई। पानी थम गया और नाग सुरक्षित हो गए। संगरी हांगमा के बचाने के कारण सभी नाग की रात भर में संगरी हांगमा और उसके पति राजा डे हांग को सोने का मुर्गा सौंपने के लिए डे हांग के दरबार की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अर्कलों के कटोरे समेत खाने वाले पहले के आदमी से उनकी भेंट हुई। सोने का मुर्गा लेकर आने पर अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा, ये उसका वादा था। उसने भी उस बहादुर युवक को अपनी बेटी दे दी। उसके पास और भी संपत्ति थी और जितनी ले जा सकते हो ले जाओ, यह कहा। लेकिन उसकी बेटी ने एक ढेला कमेरो और एक ढेला लाल मिट्टी अपने लोकते के साथ मांगी और लेकर चल पड़ी। रास्ते में और 3 राजाओं का देश पड़ा। इन 3 राजाओं ने भी राक्षस के देश से सोने का मुर्गा लाने में सफल मेरे बेटे को अपनी बेटी दी। उनमें से एक ने 1 मुट्ठी सोना, एक ने डालो और दूसरे ने मयूर का पंख दहेज के रूप में अपनी बेटी को उपहार दिए थे। वे सभी उपहार लेकर अपने घर आ पहुंचे। मृग अब उन 5 राजाओं का दामाद बन चुका था। अगले दिन मृग दरबार में हाजिर हुआ और राजा को सोने का मुर्गा सौंप दिया। डे हांग राजा ने फिर से अड़चन डाली, आज रात भर में मेरे दरबार से बड़ा दरबार बनाओ, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। उसे बड़ी चिंता हुई। सोने का मुर्गा दे देने के बाद राजा शांति से रहने देंगे, ये सोचा था। लेकिन उसकी जगह राजा तो मेरे से भी बड़ा दरबार एक ही रात में बनाकर दिखाओ, ये कह रहे हैं। सोते हुए अपने पति को इतनी चिंता में देखकर अर्कलों की बेटी आधी रात में उठी और ईश्वर को पुकारते हुए कहा, हे ईश्वर, यदि मैं सच में सत्य देवी हूँ तो मेरे द्वारा मंत्रित करके फेंका गया यह कमेरो और लाल मिट्टी एक ही रात में डे हांग राजा से भी अच्छा और बड़ा दरबार बनाए। उसने फेंके हुए कमेरो और लाल मिट्टी से उस रात भर में बड़ा दरबार बन गया। अगले दिन डे हांग ने अपने से भी अच्छा और बड़ा दरबार देखा तो वह मृग से और भी क्रोधित हो गया। उसने मृग को रात भर में दरबार में बड़ा बगीचा बनाने का आदेश दिया। मृग ने यह बात अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी दूसरी पत्नी रात भर में अपने मायके से लाई हुई सभी सींकें जमीन में गाड़ने लगी। रात भर में सभी सींकों में लेख में उगने वाले अनेक तरह के फूल खिल गए। अगली सुबह डे हांग ने दरबार देखने की कोशिश की तो दरबार बगीचे से ढका हुआ था। मृग को अब राजा शांति से रहने देंगे, यह लग रहा था। लेकिन राजा ने फिर कहा, बगीचा तो है लेकिन उस बगीचे में घूमने वाले जानवर और पक्षी नहीं हैं। रात भर में उनका बंदोबस्त करो। मृग ने यह बात अपनी तीसरी पत्नी को सुनाई। मृग की तीसरी पत्नी ने भी अपने पति को इतना काम भी आसानी से कर सकने की बात बताई। उसके बाद मृग की तीसरी पत्नी ने मयूर के पंख से कहा, अब तुम्हारी बारी है। वन के सभी चरा चुरंगी को बगीचे के पेड़ों पर बैठने बुलाओ। मयूर के पंख ने सभी चरा चुरंगी को बगीचे में आकर बैठने का अनुरोध किया। वन के सभी पक्षी खुशी खुशी उड़कर पेड़ों पर बैठ गए। अगले दिन डे हांग जिस समय सोकर उठा तो उनके दरबार में भी पक्षियों का सुबह का गीत गूंज रहा था। उन्होंने मृग को दरबार में खाने पीने का बंदोबस्त करने को कहा। मृग की चौथी पत्नी ने अपने मायके से लाई हुई डालों से कहा, यदि मैं सच में देवी हूं तो तुरंत इस डालों में अन्न का सह आओ। तुरंत अन्न का सह आया और उसका थाप का डालो अन्न से भर गया। उस अन्न को राजा ने ठोक ठोक कर भरवाना शुरू किया। राजा के दरबार के सभी कमरे अन्न से भर गए, लेकिन डालों में अन्न आना नहीं रुका। अब ये सारा अन्न खा सकने वाले लोगों को इकट्ठा करो, डे हांग ने मृग से कहा। इतना सारा अन्न एक दिन में खा सकने वाले लोग कहां से इकट्ठा करें? मृग को चिंता हुई। संगरी हांगमा ने अपने लोकने के दुख को समझा और आकाश में रहने वाले अपने सभी तारों को भोज खाने का निमंत्रण दिया। वे सभी पृथ्वी पर उतर आए। मृग की अन्य पत्नियों ने भी अपने मायके के लोगों को बुलाया। सभी इकट्ठा होकर भोज खाने लगे। दरबार का सारा अन्न समाप्त हो गया। उसी समारोह में आए देश विदेश के राजाओं ने मृग को अपना राजा मान लिया। उस दिन से डे हांग भी हार गया। इस तरह मृग, जो दूध पीकर पला बढ़ा था, पृथ्वी भर का सम्राट बन गया देखकर डे हांग हैरान रह गया। उसी दिन से उसने मृग को महाराजा और उसकी पत्नियों को महारानी स्वीकार किया और उसने छठी के दिन भाभी द्वारा कही गई बात को अच्छी तरह समझ लिया। इस समय से बेटियां जब नई बहू बनकर घर आती हैं तो कमेरों, मिट्टी, सींकें, चिड़िया के पंख और डालों में कोसेली लेकर आने का चलन शुरू हुआ। लाए हुए कोसेली को सभी को बांटकर खिलाने पर मृग राजा के जैसे अन्न से भरा देश होगा। कम तालू से लाए हुए कोसेली को पूरे गांव में बांटकर खाने का चलन बसा। किराती लोक कथा भावी का लेखा। यह कथा संखुआ सभा जिले के मच्छा पोखरी गांव के यामू किराती लोगों के बीच प्रचलित लोक कथा है। आपको आज की लोक कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा।